अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, सलमान गनी साहब, रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, इंतखाबात के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। तहफ़्फ़ुज़ात, खदशात अपनी जगह, इंतखाबी फ़ज़ा दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्क गिर अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी 90 रोज़ में इंतखाबात के हामी दिखाई दे रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पर तनकीद के खूब निश्तर भी चला रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो उनके वालिद मोहतरम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब इलेक्शन कमीशन और नई हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात के हामी नजर आ रहे हैं। तो बाप बेटे के बयानात में इस तजाद को क्या समझा जाए, आज हम इस पर भी बात करेंगे। अया साहब, हमने देखा था नून लीग ऐसी सियासत करती थी, बड़े भैया मज़ाहमत की बात करते थे, छोटे भैया मफाहमत में लगे होते थे, लेकिन आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भी कोई ऐसी सियासत करते नजर आ रहे हैं। इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या बात का बतंगड़, वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं। आप कह रही हैं गैर यकीनी सूरत हाल है। कौन सी गैर यकीनी सूरत हाल है? हमें यकीन मुकम है, हमें इस वक्त इलेक्शन नहीं चाहिए। पहले 25 बिलियन डॉलर जो निगरान वज़ीर आज़म ने कहे हैं, 25 बिलियन डॉलर की इंतज़ार है। फिर मुख्तलिफ शोबों में इनकलाब की इंतज़ार है, ज़राअत से लेके माइनिंग तक, माइनिंग से लेके मुख्तलिफ शोबों तक। हमें 75 से 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की इंतज़ार है। इलेक्शन क्या मानी रखता है? होते रहे। ये जो हैं, ये जो निगरान बैठे हुए सूबों में, इज़्ज़त माब पंजाब के मोहसिन नकवी साहब, ये कब से बैठे हुए हैं? किस महीने से? जनवरी से बैठे हुए हैं। तो क्या हो गया है? किसी मतलब कायदे ज़ाब्ते के तहत बैठे हुए हैं? कोई निगरान इतना देर रहते हैं? जनवरी से लेके गिनते गिनते उंगलियां थक जाती हैं। ये कौन सा माह है? सितंबर। तो बैठे हुए हैं ना। कोई उनकी सेहत पे कोई असर, बुरा असर पड़ रहा है? अच्छा, जरदारी साहब ने ये कहा है कि सियासत बाद में, पहले मईशत ठीक करें और निगरान। मैं कह रहा हूं हमें वो पहले इन्वेस्टमेंट आनी है, पहले उसका तो हिसाब लगा लेना। 25 बिलियन तो वज़ीर आज़म ने कहे, और दूसरी जो रकूम है उनका भी हमें अंदिया मिला है। वो पहले आएंगी, काया पलटेगी मईशत की, दूध की नहरें उन्हें पहले चलना है। इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन से आप पहले इलेक्शन नहीं कर सकते। जो इलेक्शन हुए थे 2018 में, उसकी पादाश में एक हुकूमत आई थी, वो आपको हजम हुई थी। 3 साल, 3.5 साल आप भी यहीं बैठी हुई थी, आपके हमनवा भी यहां बैठे हुए थे। आपको बर्दाश्त वो इलेक्शन के नतीजे में जो थी वो नहीं हुई थी? नहीं थी। रोजाना आप महंगाई का ऐसे रोती थी आप, वो मैं अगर रिकॉर्ड करूं आपकी और आपके हमनवाओं की, मैं मरियम कह सकता हूं वो वायरल हो जाए। क्या तो, मतलब मलकाए जज्बात। तो उस हुकूमत ने अपने साथ जो किया, जो मलकाए जज्बात जो आप जो करती थी, महंगाई, जो आपका जो दर्द था गरीब उसके लिए, वो जो है आप और मैं तीसरी बार कह रहा हूं आपके हम नवाओं का ऐसे ऐसे था, तो वो आपको नहीं हजम हुई। 18 माह ये जो यहां पे एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसने मुल्क का वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था, उस पे कभी उज़र पेश किया जाता था, कभी बहाना किया जाता था। तो इलेक्शन से आपने क्या करना है? लेकिन जिस हुकूमत की आप बात कर रहे हैं उसकी कारकर्दगी से आप खुद नाला रहे हैं और ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। हमें उन चीजों का इंतजार है, हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, गैर यकीनी सूरत हाल नहीं है। ठीक है, इस वक्त बात हो रही है, बात कर रहे हैं बाप बेटे की सियासत की। शामी साहब, ये आसिफ जरदारी और बिलावल क्या एक पेज पर नहीं है, या सिर्फ मामला कुछ और है आवाम को दिखाने के लिए? देखिए, बिलावल भुट्टो जो हैं वो राब्ता अवाम की मुहिम चला रहे हैं, और जरदारी साहब जो हैं वो दुबई में हैं या कराची में किसी ड्राइंग रूम में बैठे होंगे। आ गए। हाँ, यही मैंने कहा ना, तो कराची में होंगे। तो दोनों की जो माहौल है दोनों का वो मुख्तलिफ है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं हर अवाम में आकर पुरजोश गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि अपनी इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ा सकें। और देखें, यहाँ तक ये बात हो रही थी ना कि
मईशत को पहले दुरुस्त किया जाएगा, फिर उसके बाद सियासत दुरुस्त होगी या इंतखाबात होंगे। ये बात अभी तक तो किसी ने कही नहीं है। जो मुक़्तदर तबके हैं या हल्के हैं, उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि मुल्क में इंतखाबात नहीं होने चाहिए या पहले हम मईशत को दुरुस्त कर लें तब इंतखाबात की बात की जाएगी। इलेक्शन कमीशन तो ये कह रहा है कि जब हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो जाएंगी तो फिर इंतखाबात का इनकाद होगा, और इसके लिए फरवरी का महीना जो है उसका ज़िक्र भी हो रहा है। तो हमें तवक्को रखनी चाहिए कि फरवरी के महीने में इंतखाबात हो जाएं, ताकि लेकिन शामी साहब बिलावल क्यों 90 रोज में हामी दिखाई दे रहे हैं? अपने बाप की लाइन से ज़रा हटते हुए दिखाई दे रहे हैं वो। देखिए, अब बिलावल जो है अब जो फैसले किए हैं पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने मिलकर, और उनके नतीजे में इंतखाबात जो हैं वो 90 दिन के अंदर कराना मुमकिन नहीं रहा। CCI में दोनों ने मिलकर नई मरदमशुमारी जो है उसकी मंजूरी दी थी, और जब नई मरदमशुमारी मंजूर हो जाए तो फिर हल्का बंदी उसके मुताबिक होनी है। और वहाँ सिंध के जो शहरी हलके हैं और दही हलके हैं उनमें कोई असर नौ तकसीम होगी। हो सकता है कि शहरी हलकों की जो नशिस्तें हैं उनमें कोई इजाफा हो जाए। तो ये अब तो असल में हर सियासतदान हमारे जो हैं वो नौजवान सियासतदानों ने भी अब बुज़ुर्गों के चाल चलन सीख लिए हैं। वो अब नई सियासत करने की बजाय वही पुरानी लकीरें पीट रहे हैं। और ये बिलावल भुट्टो जरदारी जो बात कर रहे हैं उसमें ये उनको उस वक्त करनी चाहिए थी जब उनकी पार्टी काबीना में बैठी हुई थी और उनकी पार्टी CCI में बैठी हुई थी और उस वक्त इसकी मंजूरी दे रही थी। तो बहरहाल अब क्योंकि लोगों से वोट लेने हैं, उनको गरमाना है और अपना एक अपोजिशन का तासुर भी कायम करना है, तो इसलिए ये पापड़ बेले जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा तो इसकी कोई तौजीह हो नहीं सकती। और ठीक है, लेकिन आज उन्होंने बदीन में बात करते हुए कहा है सलमान साहब के घर में आसिफ अली जरदारी के हुक्म का पाबंद हूँ, लेकिन सियासत में पार्टी पॉलिसी को देखकर चलूँगा। क्यों उन्हें ज़रूरत पेश आई ऐसी बात करने की, या आवाम के सामने सिर्फ ऐसी बातें हो रही हैं, बैकएंड पे एक पेज पे हैं बाप बेटे? पहले तो वो जो आपकी और आपके हम नवाओं की एक कहा गया कि वीडियो वायरल कर दी जाए कि PTI की हुकूमत के क़याम के बाद आप लोग यहाँ पर वावेला करते थे, तो एक वो वायरल कर ली जाए। एक PTI की हुकूमत के क़याम के वक्त जब इलेक्शन हो रहा था वो भी वायरल कर ली जाए कि उसकी हुकूमत यहाँ पर यकीनी बनाने के लिए कौन कौन से हथकंडे कैसे कैसे इस्तेमाल किए गए ताकि उस शख्स को ला के मसनद इक़्तिदार पर बिठाया जाए, ताकि हमारे नाज़रीन को दोनों पिक्चर्स नजर आएँ। देखिए, महंगाई का वबेला अपनी जगह, हम यहाँ पर मुसलसल ये कहते रहे हैं कि माजी की हुकूमत और IMF से मुआहदे किसने किए, किसने आगे बढ़ाए, भुगतने सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को पड़ रहे हैं। अब आ जाएं आप बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान और आसिफ अली जरदारी साहब का। एक पार्टी के लीडर हैं और उनका एक असूली मौक़िफ़ है, एक उनके वालिद मोहतरम है, उनका तर्ज़ अमल बड़ा हकीकत पसंदाना है कि जरदारी साहब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन जरदारी साहब के पाकिस्तान की सूरत हाल में उनकी जो असेसमेंट होती है कभी गलत नहीं होती। आप उनका ज़रा स्टेटमेंट उठा के देखें कि बेटा जो है वो तो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है इलेक्शन कमीशन पे, लेकिन जरदारी साहब कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान पर भी एतमाद है और सियासत नहीं, पाकिस्तान के अंदर मईशत जो है उस पर तवज्जो दी जानी चाहिए। इसलिए कि जरदारी साहब को पता है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होने, और क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नहीं पता होगा? सबको पता है। देखें, आप सारा उठा के देख लें कि क्या आखिरी दिन तक ये उस हुकूमत का हिस्सा नहीं थे? जो कानून साजी हो रही थी, क्या पीपल्स पार्टी उसमें शामिल नहीं थी? दरअसल ये बदले हालात में उनके नए बयानात हैं, और वो दुरुस्त कहा शामी साहब ने कि इसका फायदा होगा पार्टी को। देखिए, फायदा किसी को नहीं होगा, फायदा तो आपको जाना है अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट लेके। मैंने कल भी आपको कहा था कि पीपल्स पार्टी इस वक्त हॉट वाटर में है। वो जो 1000 लोगों की एक लिस्ट सामने आई है, वो किसके लिए है? तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक सियासी केस होता था माजी के अंदर, आज वो केस नहीं है। इसलिए कि क्यों सकते की आलम में थे कि क्या इनकी हुकूमत ने डिलीवर किया है, क्या माजी की हुकूमत ने डिलीवर किया है। और जब IMF का रोना रोते हैं,
अब पाकिस्तान के अवाम ने आपको ये इख्तियार दिया था कि आप पाकिस्तान के महंगाई ज़्यादा मसाइल ज़्यादा लोगों को IMF के रहम कलम पे छोड़ दें। लोगों ने तो आपको इसलिए वोट दिए थे कि आप आकर IMF के चुंगल से निजात दिलाएं। और बात है कि हर बात, ये हमारे निगरान भी देख लें, हमें अभी तक IMF से अप्रूवल नहीं आई। क्या पाकिस्तान की तकदीर के फैसले, क्या पाकिस्तान के अवाम के फैसले, क्या पाकिस्तान के मफादात के फैसले, क्या पाकिस्तान की बका और सलामती के फैसले इस्लामाबाद में नहीं होंगे? अगर हमने IMF के जरिए सब कुछ मुल्क को चला लें तो फिर आपका क्या जवाब है? और जहाँ तक जरदारी साहब ने मईशत की बहाली की बात की है, जब मईशत की बहाली की बात कर रही है तो फिर मईशत की तबाही की बात भी होनी चाहिए कि जब तक आप मर्ज़ की तशखीस नहीं करेंगे कि मर्ज़ बिगड़ा कैसे, तो फिर उसकी तशखीस होनी है, उसका इलाज। मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने डिलीवर किया होता, आज ये सूरत हाल ना होती। देखें, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज 90 रोज में इलेक्शन की बात करती नजर आ रही है, उसमें किस हद तक संजीदा है? क्या उनके पास आने वाले वक्त के अंदर अवाम के पास जाकर ये बताने के लिए कुछ मौजूद है कि उन्होंने 16 माह की हुकूमत में क्या किया और वो जो 3.5 साल वाले थे उन्होंने क्या किया? मेरा ख्याल पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का अगर कोई केस होगा तो इलेक्शन हो जाएंगे, और फरवरी के इलेक्शन की भी बात है। इसका इंसार भी सियासतदानों के तर्ज अमल पर है। लेकिन हमने एक बार साफी साहब बिलावल साहब को असम्बली फ्लोर पर यह कहते हुए सुना था कि हमारे बड़े चाहते हैं कि जिस तरह की सियासत उन्होंने की गुज़िश्ता 30 सालों में, हम भी वैसी ही सियासत करें। क्या आपको लगता है कि बिलावल एक नया तर्ज अमल इख्तियार करते हुए नजर आएंगे? वो अपने बाप की लाइन पर नहीं चलेंगे, अलग सियासी तर्ज अमल होगा उनका? मरियम, ये सारा खेल जो है कुर्सी तक पहुंचने का खेल है। इसमें कोई रिश्तेदारी, कोई रवादारी, कोई जो सियासी वाबस्तगी या कोई नज़रिया इसमें कारफरमा नहीं होता। अभी आपके प्रोग्राम से मैं आने से पहले मेरी पीपल्स पार्टी के एक बहुत ही बाखबर रहनुमा से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के अंदर जो मीडिया में एक हाइप क्रिएट किया गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाप बेटा जो है वो बिल्कुल उनके ताल्लुकात बहाल है और दोनों का मकसद एक ही है कि पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से आगे बढ़ने दिया जाए और आने वाले वक्तों में पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार के जो है ईवानों में किसी न किसी तरीके से उनको पहुंचाया जाए। आप जानती है कि सिंध जो पीपल्स पार्टी अपने सिंध को अपना एक किला करार देती है, तो उसमें आप GDA और MQM और कुछ और जमातों की जो वहाँ पे एंट्री हुई है और जिस तरीके से कुछ लिस्टें बनी है और नो फ्लाई लिस्ट में कुछ रहनुमाओं के नाम डालने की जो बातें हो रही है, तो इस तनाजुर में जरदारी साहब एक फ्रंट को उन्होंने संभाला है। जो लोग अच्छी बातें सुनना चाहती है, यानी जो हम जर्नलिज़म में इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं अच्छी रिपोर्टिंग या मस्बत रिपोर्टिंग, तो इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब जो फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं वो मस्बत रिपोर्टिंग का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है वो हकीकत पसंदाना रिपोर्टिंग की एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जरदारी साहब का जो कहना है कि उनका इलेक्शन कमीशन पे एतमाद है, और दूसरी तरफ उनके जो फर्जंदे अर्जुमंद है वो उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन पे उन्हें एतमाद नहीं है, तो दोनों तरफ पे वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जानती है कि जब एक कश्ती पे जो है वो दोनों तरफ पे सवार होने की, 2 कश्तियों पे सवार होने का जो नतीजा होता है वो भी हमारे सामने है। लेकिन इस वक्त वो अपनी सियासत को बचाने के लिए और अपनी सियासत को दवाम बख्शने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जरदारी साहब को भी इसलिए इमरजेंसी में दुबई से वापस पाकिस्तान आना पड़ा, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी इस हफ्ज़दा मौसम में कराची से अपना जो सफ़र उन्होंने बदेन से का जो आगाज़ किया है, उसके बाद वो सक्कर जाएंगे, फिर मुल्तान आएंगे, फिर इस्लामाबाद आएंगे, तो उनका भी इसको तो राब्ता अवाम मुहिम, मैंने जो उस रहनुमा से पूछा कि क्या ये इसको हम समझे कि बिलावल साहब जो है वो अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर चुके हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, वो 30 नवंबर के बाद देखा जाएगा। अच्छा। जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऐलान सामने आएगा, इलेक्शन के डेट के हवाले से जब बात पक्की होगी, तो तब राब्ता अवाम मुहिम जो है शुरू की जाएगी। इस वक्त बिलावल साहब ने जो एक बीड़ा उठाया है वो यही है कि जो पार्टी के नाराज़ रहनुमा है,
जो पार्टी के इग्नोर रहनुमा है, उनसे उन्होंने सफ़र शुरू किया बदेन, सक्कर और फिर मुल्तान और फिर बाकी जो इस्लामाबाद तक जहाँ जहाँ पे उनको मौका मिलेगा वो अपने पार्टी रहनुमाओं से मिलेंगे। तो मेरे ख्याल में एक स्ट्रेटजी है पीपल्स पार्टी की। जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट को जानते हैं जब बात पक्की होगी तो उसके बाद अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ होगा। लेकिन हमने देखा यूजुअली जब बात पक्की होनी होती है अयासब तो उससे पहले कुछ आनियाँ जानियाँ होती हैं, हर रिश्ते में ऐसा ही होता है। तो जरदारी साहब तो आ गए हैं कराची, अगले महीने वो लंदन वाले भी आ रहे हैं, तो क्या कोई इंतखाबात की नवीद सुना रही है इनकी आनियाँ जानियाँ? मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आप अभी शाम को नहीं तो कल सुबह लाहौर के किसी बाज़ार में आप कदम अपना वहाँ रखें और पूछें कि आपको दिलचस्पी बिलावल भुट्टो या आसिफ जरदारी में है। आपको एक भी हाँ कहते हुए नहीं होगा, लेकिन आपने करके माशाल्लाह, मतलब कुर्बान जाऊँ आपकी वो इस बात पे कि आप बिलावल भुट्टो उसमें से कर रहे हैं। बहरहाल एक दूसरी दरख्वास्त है आपसे, 90 रोज़ का जिक्र ना कीजिए। अच्छा, आप क्योंकि इस दुनिया में नहीं थी, आप तो वैसे अब भी कम सिन हैं, तब आप नहीं थी। जो मर्द मोमन मर्द हक थे और पाकिस्तान में हक और सदाकत के सबसे बड़े अलंबरदार जनरल ज़िया-उल हक, वो कहा करते थे 90 रोज़ में, यहाँ हाथ पे 90 रोज़ में मैं इंतखाबात कराऊंगा। वो 90 रोज़ जो थे 8.5 साल तक गए। तो 90 रोज़ का ना करे, 75 दिन का कह दें, 95 दिन का कह दें, 90 का ना करें। 90 हम वो बात पे हैं। और ये जो है आप किस बात का कर रहे हैं, हमने आपसे अर्जदाश्त हम आप कहती हैं तो पेश कर देते हैं, जब तक हमें मुस्बत नताइज की जमानत नहीं मिलेगी हमने इंतखाबात नहीं करा। मुल्क की मौशी हालात मुतहम्मिल हो सकते हैं इसके? किसके? कि इंतखाबात आप लेट करें? लेट करें? ओहो, अभी तो मैंने इन्वेस्टमेंट का कहा है, वो आपकी वो कानों में नहीं वो बात की। इन्वेस्टमेंट इतनी आएगी कि आप गिन नहीं सकेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा, हम तो जो काकड़ साहब कहते हैं उसे कहते हैं सच। हमें दूसरी नवीद भी सुनाई गई है 75 से लेके 100 बिलियन डॉलर तक। ये जो हमारे हजरत किबला सलाम आपको करते हैं, ये कहते थे सी पैक गेम चेंजर होगा। वो सी पैक तो 40-45 बिलियन का है। ये जो अभी आ रहे हैं ये तो डबल सी पैक, डबल नहीं वो 25 मिलाएं आप, वो तो 3 सी पैक बनते हैं। पाकिस्तान की तकदीर तब बदलेगी, फिर हमें जब यकीन होगा, फिर भी मुस्बत नताइज की हमें जब तक जमानत ना मिले, हमें शर पसंदों की एक लिस्ट है हमारे सामने, वो जब तक फितनाबाज इलेक्शन मैदान से ना निकलें। मिसाल मैं आपको हमेशा देता हूं, वो लंबे बालों वाला जो है, हमें डेरा इस्माइल खान में इलेक्शन में हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हमने जो करना है इज्जत मौलाना फजल रहमान की करनी है। इस उम्र में आप मौलाना साहब के साथ इलेक्शन करा के और ये लंबे बालों वाला आ गया तो आप मौलाना साहब के साथ क्या करना चाहती हैं? और जो बाकी हैं वो सारे वो आ जाए, वो जो सारे कोई छोकरा है, कोई पता नहीं कम उम्र है, कोई ये है, वो सारे के सारे इलेक्शन से बाद जब तक यकीन नहीं हो जाएगा तब तक इंतखाबात नहीं होंगे। लेकिन शामी साहब अभी जो जिक्र किया याद साहब ने कि अवाम का इंटरेस्ट, अवाम की दिलचस्पी है, अवामी सतह पर क्या इंतखाबात के हवाले से आपको लगता है कोई तहरीक मौजूद है? देखिए, जो इंतखाबात हैं वो हमारे निज़ाम का एक नागज़ीर हिस्सा है और हमारे अवाम जो हैं उनकी भी तवज्जो इंतखाबात पर रहती है। तो पाकिस्तान में कोई फ़ौजी हुकूमत हो वो भी लंबे अरसे तक इंतखाब का रास्ता नहीं रोक सकती। और ये तो इस वक्त तो इस मुल्क में एक कानून और दस्तूर के मुताबिक हुकूमत चल रही है। अगरचे उससे शिकायत हैं, उसके इक़दामात पर तनकीद की जा सकती है, मुख्तलिफ़ अदारों से शिकायत भी हो सकती हैं, लेकिन ये एक मार्शल्ला की हुकूमत नहीं है। और इंतखाबात जो हैं 2 हफ्ते डिले हो जाए, 4 हफ्ते डिले हो जाए, इंतखाबात तो होंगे और उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। अयाज अमीर साहब जो हैं, जो मुस्बत नताइज देखना चाहते हैं, उनके मुंह में घी शक्कर मुस्बत नताइज वैसे ही नज़र मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरा ख्याल है कि नताइज जो भी हों वो लोग इंतखाबात का इनकाद होगा। और जो हमारी सियासी जमातें हैं, अभी तो हमारे वज़ीर आज़म ने ये बात कही है ना कि हम किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ नहीं हैं, किसी सियासी जमात को रोका नहीं जाएगा इंतखाबात में,
हिस्सा लेने से और हर एक को यकसा मौक़े मिलेंगे। तो हमें तवक्को रखनी चाहिए कि सबको यकसा मौक़े मिलेंगे, लेकिन उसके लिए जमातों को अपना रवैया भी दुरुस्त करना होगा। देखिए 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ जो थी वो सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आई थी, लेकिन उसे कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल नहीं थी। अक्सरियत हासिल करने के लिए उसे कई छोटी जमातों को और ग्रुपों को अपने साथ मिलाना पड़ा। जब उनमें फूट पड़ गई तो नई अक्सरियत जो इत्तेहादी हुकूमत ने कायम कर ली और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। अगर वो असम्बली के अंदर मौजूद रहते, सड़कों का रुख न करते, हंगामा बर्पा न करते, अदारों को निशाना न बनाते और फिर वो कुछ ना होता जो 9 मई को हुआ है। और जिस तरह फ़ौजी तनसीबात पर और कौमी अदारों पर हमले किए गए हैं, तो अब जाहिर है कि जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो कानून तो निपटेगा ना। तो कानून को वहाँ तो निपटना चाहिए। दुनिया का कोई मुल्क भी जो है वो इस तरह की सूरत हाल को गवारा नहीं करता। अमेरिका में देख लें, बरतानिया में देख लें, यानी वहाँ जो आप हमला हुआ ट्रंप साहब के हामियों ने जब कांग्रेस पे हमला किया तो उसके बाद कितनी सज़ाएं मिली हैं वहाँ, और कितने लोग जो हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया गया है। तो ये लोग कानून शिकन हैं जिन लोगों ने हमले किए हैं, खा उनके बाल लंबे हों, खा उनकी दाढ़ी बड़ी हो छोटी हो, चाहे उनके बाल मौजूद ना हों और गंजे हों या बालों वाले हों, उनको तो कानून को हाथ में लेने की सज़ा मिलनी चाहिए और कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए। जमहूरियत का ये मतलब नहीं है कि आप दंदनाते फिरें, जो मर्जी आए करें, जिसको मर्जी चाहे निशाना बना ले, जिसकी मर्जी चाहे आप हदफ बना ले और जिस पे चाहे हमलावर हो जाए। अगर जो गलत करेंगे उनको उसके नताइज तो भुगतने पड़ेंगे। बुजुर्गों की बातें सुनिए, दिल नशीन कीजिए और सबक सीखिए। ठीक है, अभी हम इनके लिए वावेला कर रहे हैं। उनके शामी साहब मुझे आगे बढ़ना है, वक्त कम है। या छोटे बाल हों या लंबे बाल हों, ये तो खमियाजा तो फिर भुगतना पड़ेगा ना। ठीक है, गेटअप से नहीं, आपकी हरकतों की वजह से आप जो है ना कानून के शिकंजे में आते हैं। लेकिन सलमान साहब, बात इंतखाबात की हो रही है। इंतखाबात तब तक नहीं होंगे जब तक अवाम और सियासतदानों के दरमियान जो एक खला है वो पुर नहीं होगा। अब जरदारी साहब कराची आ गए हैं, नवाज शरीफ की वापसी, आपको लगता है ये खला पुर कर सकती है? देखिए मरियम, ये सारी सूरत हाल क्यों कर तारी हुई, ये बातें बड़ी तल्ख हैं। इसलिए कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर मुशावरती अमल होता है, पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी होती है, तो 9 मई के वाक़यात नहीं होते। आज जिस कैफियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2-4 है, मैं बतौर जर्नलिस्ट मुझे एक हमदर्दी है, इसलिए कि पॉलिटिकल जब हम अदारों की, रियासती अदारों की बात करते हैं कि अदारे मजबूत होने चाहिए, तो डेमोक्रेसी के अदारे जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी से 9 मई तक क्यों गई, इसी जगह प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस करते थे ना कि जी बात ये कि जब सियासतदान के रूप में आपका तर्ज अमल जो होता है वो डिक्टेटरशिप वाला होता है और आप समझते हैं कि जी आप बालादस्त हैं, रियासत या रियासती इदारे कोई नहीं, या आइन और कानून कोई नहीं। ये पहले कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए, फिर अपनी हुकूमतें तोड़ दी, अपनी असम्बलियाँ तोड़ी, किसके लिए? इसका मतलब कोई ज़ाती मफाद था। और इस कैफियत से क्योंकि 2-4 हुए, जब तक पाकिस्तान की जो सियासी लीडरशिप है वो सियासी तर्ज अमल अख्तियार नहीं करेगी, तो फिर मुस्बत नताइज के लिए कहीं ना कहीं से सहारे तो लेने पड़ेंगे। और जो लोग मुस्बत नताइज की बात कर रहे हैं उन्हें पता है कि मुस्बत नताइज कैसे मिलते हैं, और जो मुस्बत नताइज लेते हैं फिर वो हालात के रहमो करम पे होते हैं। जब वो उन्हें निकाला जाता है तो कोई सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं होता। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इस वक्त के मसाइल का सियासी हल एक इंतखाबात में, इंतखाबात आज़ादाना और शफाफ। देखें आज इन इंतखाबात की बात की जा रही है, जिस तरह की सूरत हाल है, क्या पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा? इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, पाकिस्तान के निगरान प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, और वो अमेरिका भी सरगर्म अमल है। उनकी भी बहुत खास दिलचस्पी है, इसलिए कि उन्हें यह पता है कि पाकिस्तान एक रुख इख्तियार कर चुका हुआ है। चूँकि उनकी तो अपनी एक तारीख है, बेवफाई की तारीख है, हम बैठ के हमेशा उधर देखते हैं। बात है मुश्किल वक्त में तो चीन आके खड़ा है। और मैं दोबारा कहता हूँ कि ये सी पैक की लड़ाई चल रही है 2017 से, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, चल रही थी, पाकिस्तान भी चल रहा था, लेकिन उसे निकालना मकसूद था। हम भी उसमें फरीक बने कि किस तरह निकाला गया, किस तरह उनको नाहल करार दिया गया। मुद्दई कौन था? आज का कैदी नंबर
804। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली सवाल तो इंतखाबात का है ना। साफी साहब, नवाज शरीफ की वापसी कंफर्म है आपके इतलात के मुताबिक, और अगर वो आते हैं तो क्या ये इंतखाबात की नवीद होगी? मरियम, आप ये मुश्किल फरीज़ा मेरे ज़िम्मे क्यों अक्सर लगाती है? आपके सामने बैठे हैं नवाज शरीफ साहब के पुराने दोस्त, कम से कम 3 दोस्त बैठे हैं, उसमें एक करीबी उनका जुमाती साथी भी रहे हैं। उनसे आप पूछ लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि वो जो है, मुझे कोई ख़बर नहीं है, मैं तज्ज़िया ही कर सकता हूँ। उनको आना पड़ेगा अगर उन्होंने अपनी जुमात को सहारा देना है और उन्होंने अपनी जुमात के लिए कुछ करना है तो उनको आना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और जो कैदी नंबर 804 है उसको भी बाहर आना चाहिए, मैं तो ये भी कहूँगा। सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। लेकिन वो शामी साहब ने बहुत ही पते की बात की है कि देखें, यहाँ पे अगर आप बाल बड़े रख लेते हैं या मूछे बड़े कर देते हैं या आपकी अगर अवामी पजीराई ज़्यादा होती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि फिर आप उस बड़े बालों वालों की फिर वो ऑडियो लीक्स और उनकी जो जिस तरह ये यहाँ पे ताना तरनोल के हवाले में उनके ख़िलाफ़ जो कुछ FIR दर्ज हुई है, किस तरीके से उन्होंने असलहा तकसीम किया था और किस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई के लिए जो एक पूरा प्लान बनाया था, उसका भी फिर उनको हिसाब किताब देना चाहिए। और वैसे अयाज साहब थोड़ा सा अपडेट हो जाए, अब उनके बाल बड़े नहीं रहे हैं। उनकी शुक्र करे कि राना सनाउल्लाह की तरह वो बेआबरू नहीं हुए हैं। राना सनाउल्लाह साहब के तो आबरू हुई तक उनको काट दिया गया था। उनके बाल अब बहुत छोटे हैं, मुझसे भी छोटे बाल है, अयाज साहब से भी उनके छोटे बाल है, बाल उनके बड़े नहीं रहे हैं। तो बाल और पर जो है वो काट दिए जाते हैं। जो लोग बाल और पर निकालने का मौका देते हैं फिर उनको काटना भी आते हैं, उनके पास कैंची भी बड़ी तेज़ होती है। तो ये बात जहन में हमें जहन नशीन होनी चाहिए कि ये तरीक़ा ये नहीं होता कि आप बदमाशी करें, आप जो है कानून को हाथ में ले, आप आईन को तोड़े, आपसे पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब आप पकड़ में आते हैं। अब देखिए, आज भी कैदी 804 जो है उनकी एक पेशी तीना साइफर केस में जज साहब ने ये इरशाद फरमाया कि उनकी अहलिया की तबीयत नासाज है और केस जो है वो कटाई में पड़ गया। तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए। ठीक है, यहाँ सबने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, सियासतदानों की हमने बात की, लेकिन अब आवाम की बात कर लेते हैं। बिजली के साथ अब गैस की कीमतों में भी इजाफे का ऐलान कर दिया गया है, तो ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, इसी पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आसमान से गिरे खजूर में अटके, अभी बिजली की कीमतों में रिलीफ नहीं मिला कि गैस की कीमतों में इजाफे की बात हो गई। या सब ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकना और आवाम का रद्द अमल क्या फेस कर सकेगी ये निगरान हुकूमत? अभी तो आपने देखा क्या है, सही अभी तो और देखते जाइए, मज़ा जो है आवाम को फिर आएगा जिस आवाम की आप बातें कर रहे हैं। अभी क्या हुआ है बिजली का, पहले तो आप वो जो मसीहा कौम उसके एहसानमंद कौम को होना चाहिए, वो बाजवा साहब जो थे, क्या क्या मेहरबानी करके कसर रहेगी मुंशी डार ने पूरी कर दी। मुंशी डार ने और उनके साथ जो काबीना और वो सारे, और जो हमें बताया जाता था मैं कल मिल के आया हूँ, मैं परसों मिल के आया हूँ, वो सारा कुछ उन्होंने कर दिया है। अब ये जो है देखते जाइए, और ये तो अभी शुरुआत है, कहानी लंबी, ये कहानी का दीबाचा है, ठीक है, इंट्रोडक्शन है, अभी तो और चलना है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन अच्छी नवीद हमें आज सुनाई है। मैंने वही कहा, बुजुर्गों की बात जो है दिल नशीन करनी चाहिए, जो उन्होंने कहा कि आइन और कानून के तहत सब कुछ चल रहा है, निज़ाम। ये पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि जो भी है आइन और कानून के मुताबिक। अभी तो आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या। शामी साहब, बिजली की कीमतों में एक रद्द अमल आवाम का आया, अब गैस की कीमतों में भी इजाफा किया जा रहा है, तो ये आवाम की जो तहरीक है क्या रुख इख्तियार कर सकती है इस पर? देखें, 350 अरब रुपए का खसारा है एक साल में गैस का, यानी आप गैस कम कीमत पर दे रहे हैं और आपको महंगी पड़ रही है। महंगी गैस लेकर
सस्ती दे रहे हैं, तो ये कब तक ये तमाशा चलेगा। तो गैस की कीमत जो है उसमें तो इजाफा होना चाहिए, लेकिन जो आवाम है, जो लोग, उनके लिए सहूलत होनी चाहिए। इसमें दो कैटेगरीज हों, एक वो जो कि बहुत कम से कम इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए सस्ती गैस देनी चाहिए, और जो अशराफिया है, जो बावसीला लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, उससे पूरी कीमत वसूल करनी चाहिए। हम कितने खसारे उठाएंगे, और बिजली में खसारा, गैस में खसारा, पीआईए में खसारा, रेलवे में खसारा, स्टील मिल में खसारा, तो ये कहाँ से पूरे होंगे? ठीक है, कौन हमारी मदद करने के लिए आएगा? मन्नो सलवा कहाँ से उतरेगा? तो हम कैसे आंखें बंद कर सकते हैं हक़ाइक़ से? लेकिन तारीख गवाह है, जितने भी खसारे हैं वो आवाम पे ही भारी पड़ते हैं, अशराफिया को कोई पूछने वाला नहीं। तो बड़ों पर हाथ कब डाला जाएगा, सलमान गनी साहब से जानूंगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सलमान साहब, बिजली के बाद गैस बम गिराने की तैयारी हो रही है, आवाम कब तक बर्दाश्त करेंगे ये सब चीज़ें? देखें, आपने कहा कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका कि बिजली की कीमतों के बाद अब गैस की कीमतों में इजाफा। 2-4 दिन के बाद पेट्रोल बम फिर चलेगा, पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा होगा। देखें, ऐसी मुश्किल सूरत हाल में कुर्बानी तो सबको देनी चाहिए। Exactly. इस वक्त लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, बिजली के बिल झटके लगते हैं उनको। बिजली का झटका शायद वैसा नहीं जैसा बिजली के बिल का झटका है। और पाकिस्तान के कुछ तबकात, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, उनको भी कुर्बानी देनी चाहिए, जिनके पास मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त गैस, उस तरफ तवज्जो नहीं किसी की। उनसे कुर्बानी लेने वाले सबसे आसान काम है। वो जो हमारे निगरान प्राइम मिनिस्टर है ना, वो पिछले दिनों कह रहे थे, मैंने पूछा अदारों से, वो मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया कि वो पेमेंट अदारे करते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं करते। जब तक पाकिस्तान के अंदर से मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस और मुफ्त पेट्रोलियम, और ये 3 चीज़ें मरियम वो हैं कि महंगाई का तूफान जब आता है तो सबसे पहले ये 3 चीज़ें और इन 3 चीज़ों की जब कीमतें बढ़ती हैं तो फिर पाकिस्तान की अशियाई ज़रूरियात में आग लग जाती है। और फिर उससे बड़ा अलमिया ये कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा सिस्टम आपका नहीं रहा कि आप किसी शख्स से पूछ लें कि आपने किस बुनियाद के अंदर कीमतों की चीज़ों की कीमतें बढ़ाई है। कोई इस हवाले से जवाबदेह नहीं है। मैं समझता हूँ कि महंगाई का तदारक तब होगा जब अब अशराफिया को कुर्बानी देगी। पाकिस्तान के अवाम ने बहुत सारी कुर्बानी दे ली है। अशराफिया और मुख्तलिफ तबकात, अहम तबकात, जब तक वो उनका आप बिजली, गैस और पेट्रोलियम जो फ्री मिलता है वो बंद नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यही है ना, अशराफिया पर हाथ कौन डालेगा? साफी साहब, बिजली गैस के बाद पेट्रोल बम भी कुछ दिनों बाद गिरने वाला है, खैर की तवक्को नहीं की जा सकती निगरान हुकूमत से भी? खैर की तवक्को तो करनी चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि खैर ही हो, लेकिन वाकई आपकी बात और आपका अंदाज़ा सही है कि आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। देखिए, महंगाई एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको आप नहीं रोक सकते। और जो हमारे लाडले ने और फिर उसके बाद जो हमारी लाडली हुकूमत PDM ने जो IMF के जो शराइत माने हैं, तो उसके नतीजे में तो गैस और पेट्रोल और जो ज़रूरी अशिया की कीमतें हैं वो तो इसी तरह बढ़नी है। आप सब्सिडी नहीं दे सकते, आप जो है कोई मराहत दे ही नहीं सकते, और आप उस पोजीशन में भी नहीं है। लेकिन ये भी हमने देखना है कि हम बहैसियत माशरा कितना करप्ट हो चुके हैं। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री आपके फैसलाबाद में, आपके लाहौर में, आपके कराची में, आपके ख़तार में, आपके पूरे मुल्क में, देखिए कमर्शल उन्होंने मीटर भी नहीं लगाए, वो डोमेस्टिक मीटर्स पे बिजली और गैस के चल रहे हैं। तो इनसे कौन पूछेगा? ये जो राशिद लंगड़ियाल साहब है जो वापडा के सेक्रेटरी है, उनके रोज़ ट्वीट आते हैं कि हमने इतने हज़ार और इतने लाख यूनिट की बिजली पकड़ ली है और हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अब गैस की भी यही सूरत हाल है। जब तक आप इन बड़े मगरमच्छों पे हाथ नहीं डालेंगे, आप उनकी चोरी को नहीं रोकेंगे, आप अपने लाइन लॉसेस को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो तब तक आपके जो है आम सारिफीन पे इसी तरह बोझ पड़ता रहेगा। और हम जैसे लोग जो है जो बिल भरते हैं गैस की और बिजली की, दुक्का इक़दाम से कुछ नहीं होगा, बड़े पैमाने पर सोचना होगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।